हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर 2020। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और आज इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लेट अस क्विकली सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन के बेसिस पे क्या नोटिफिकेशन डिटेल्स हैं, कब एग्जाम होगा, फॉर्म भरने की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है, ईच एंड एवरीथिंग। देन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस फेज का कितना इंपॉर्टेंस है। फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस एग्जाम में तो आपको क्या सैलरी मिलती है, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, वहां का क्या वर्किंग कल्चर है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है और अभी हम अगस्त के एंड पे खड़े हैं। तो लगभग लगभग हमारे पास 1.5-2 महीने का टाइम है। तो किस तरह से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें मदद करेगा पिछले साल का पेपर। क्योंकि अगर हम पिछले साल का पेपर देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। साथ ही साथ अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा करंट अफेयर्स होगा कि स्टैटिक होगा, इकोनॉमी एंड फिनेंशियल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चंस आएंगे। पिछले साल आए थे, जिसके बेसिस पे जरूरी नहीं है कि जिस तरह से पिछले साल आए थे उसी तरह से आएंगे, बट काफी हद तक एक हमें अंदाजा लग जाएगा, एक हमें आइडिया लग जाएगा पिछले साल का कट ऑफ क्या था। मतलब हमें अपनी जो ये प्लानिंग रखनी है, ये जो स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको हम ये देखते हुए करेंगे कि पिछले साल भी लगभग इतनी ही पोस्ट थी जितनी इस साल है। तो पिछले साल का कट ऑफ क्या था, उससे भी हमें अंदाजा लगेगा हमें अपना टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। और इन द एंड हाउ आई एग्जाम बी कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। So before we start, I would like to give you my quick introduction. I joined Indian Overseas Bank as probationary officer in 1999. After that, I got selected in SIDBI and then I worked with SIDBI for 10 years. After that, I resigned and started my own tutorial school for these competitive exams like banking and SSC. And now for last 4 years, I am with iExamB. So this was about me. Now let us come to the topic. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं। आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 29 अगस्त टू 18 सितंबर। सो बोथ डेज इंक्लूसिव। अगर आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी करना तो आप जल्द ही इसका फॉर्म फिलअप कर दें, लास्ट डे का वेट ना करें। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट होगा अक्टूबर नवंबर में, उसका रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आप जनवरी फरवरी में डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू जो होगा जनवरी फरवरी में ही होगा और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा फरवरी मार्च में। सो अभी हम अगस्त के एंड पे खड़े हैं। एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम है और फरवरी मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि लगभग लगभग अगर आप बात करें तो 7-8 महीने में आप एनएचबी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से तैयारी करें, अच्छी तरह से चीजों को समझ लें। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 पोस्ट्स हैं टोटल। सो पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए। और बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसी से पैटर्न है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर जरूर इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सो not below 21 years and not above 30 years as on 1st August 2020। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहें तो 2 अगस्त 1990 के पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर 2 अगस्त 1990 है तो भी चलेगा, लेकिन 1 अगस्त 1990 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और 1 अगस्त 1999 के बाद की नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त 1999 है तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके जो रिलैक्सेशन मिलते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को, वो आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की,
a full-time bachelor's degree in any discipline with minimum of 60% marks. So अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% आपका ग्रेजुएशन में चाहिए, और a full-time master's degree in any discipline with aggregate minimum of 55% marks. लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और पर मास्टर्स में 55% है तो भी आप एलिजिबल हैं. Candidates possessing qualification of chartered accountant, CMA, company secretary may also apply. So ये भी इन्होंने लिखा है. Valid mark sheet, degree certificate, professional qualification certificate that he or she is a graduate or postgraduate or CA, CMA, CS wherever applicable as on 1st August 2020 and indicate the percentage of marks obtained in graduation or post graduation professional qualification while registering online. That means कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, फाइनल ईयर में हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं. क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये रहता है कि जो अपियर हो रहे हैं, जब तक रिजल्ट आएगा इस एनएचबी का तब तक भी अगर उनका रिजल्ट आ जाता है, बट यहाँ पे वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जिनके पास एज ऑन 1st August 2020 उनका रिजल्ट नहीं है. सो आई थिंक ये क्लियर है. Post qualification experience, while no prior experience is required, any relevant experience would be given weightage. So यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो थोड़ा सा वेटेज मिलेगा. Communication skills, written and oral, analytical ability and general understanding of economic scenario. So broad skills, क्योंकि ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, एनएचबी है, तो आपको ये कहाँ पे टेस्ट होगा? एक तो जो जनरल अवेयरनेस का पेपर आएगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से, और साथ ही साथ इंटरव्यू में दे विल चेक कि आपको यहाँ पे इस फील्ड की नॉलेज है कि नहीं है. तो थोड़ा सा आप इस पे भी ध्यान रखें. और अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हम कट ऑफ भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर इसको अंत तक देखें क्योंकि तभी आपको पूरा आइडिया लगेगा कि अब आपको किस तरह से प्लान करना है अपना प्रिपरेशन. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं पैटर्न. अच्छा, फेज 1 जो होगा वो रिटर्न होगा और फेज 2 होगा इंटरव्यू होगा. मतलब कि जो रिटन टेस्ट है वो 2 फेजेस में नहीं है, सिर्फ एक फेज में है, और उसका यहाँ पे कुछ कुछ पीएफआरडीए जैसा इसका पैटर्न है. सो आप देख सकते हैं रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे 45 क्वेश्चंस होंगे. रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे 45, मार्क्स है 60, मतलब अच्छा खासा वेटेज है. पेपर बाइलिंगुअल होगा और 60 मिनट दिया जाएगा. आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा अलग अलग सेक्शन के लिए. सो रीजनिंग के लिए जो 60 मिनट्स दिया जाएगा उसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं. जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज. सो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेज हो. सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. अभी हम देखेंगे पिछले साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. ओके, सो 50 मार्क्स कंप्यूटर नॉलेज भी. सो 50 मार्क्स का ये पेपर है और 50 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में और 50 मार्क्स हैं. सो एक एक नंबर का हर क्वेश्चन. बाइलिंगुअल पेपर 40 मिनट्स, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपका 40 मिनट्स भी मोर देन इनफ है. इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 30 मार्क्स. ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा और 35 मिनट्स. सो आप देख सकते हैं कि टाइम की आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आपका पक्का होना चाहिए. इसलिए ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर मार्क करें वो बिल्कुल सही हो. एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स. सो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो क्वांट के क्वेश्चंस का है. सो अगर आप क्वांट में अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है. अगर थोड़ा वीक हैं तो आप इसको थोड़ा सा आप इस पे वर्क करना शुरू करें. ये पेपर भी बाइलिंगुअल होगा. 45 मिनट्स मिलेंगे आपको 35 क्वेश्चंस के लिए. तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप कर पाएंगे इसको. टोटल क्वेश्चंस हो गए 155, 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा 155 क्वेश्चंस के लिए. इसके बाद इस पेपर के तुरंत बाद ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर राइटिंग और एक एस्से. लेटर राइटिंग यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा और एस्से 10 मार्क्स का, जो कि बैंक पीओ की अगर आप बात करें तो उल्टा होता है. वहां पे भी 25 मार्क्स का होता है 2 क्वेश्चन, लेकिन वहां पे एस्से राइटिंग 15 मार्क्स का होता है, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होता है. और
अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, किस सेक्शन में कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। ओके, सो रीजनिंग में आउट ऑफ 60 मार्क्स 26.75 था सेक्शनल कट ऑफ, मतलब एग्रीगेट कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही है। रीजनिंग में पिछले साल जिनके 26.75 नहीं आए थे, इससे कम आए थे, टोटल अगर उनके 200 में 190 भी आ गए थे तो वो सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे फेल हो गए। जनरल अवेयरनेस में सेक्शनल कट ऑफ था 13.75, इंग्लिश लैंग्वेज में 18 था आउट ऑफ 25, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे। मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि 25 आउट ऑफ 25 भी अगर आप ला सकते थे, अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश पे पकड़ है। ओके, सो इसीलिए कट ऑफ हाई गया था, क्योंकि क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। अभी हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आउट ऑफ 60 मार्क्स 23.25 था कट ऑफ, और लेटर राइटिंग आउट ऑफ 15 8 था कट ऑफ, और ऐसे राइटिंग में आउट ऑफ 10 5 था कट ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, और ये क्वालिफाइंग है। ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। सो यहाँ पे 8 मार्क्स आउट ऑफ 15 लेटर राइटिंग में लाना बहुत ही आसान काम है। सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट पकड़ के चलना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, डूज एंड डोंट्स जानेंगे लेटर राइटिंग में, आप आराम से ये 8 मार्क्स ला सकते हैं। और ऐसे राइटिंग में 5 आउट ऑफ 10, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह से मुझे स्ट्रक्चर करना है, थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्टिव में आप वीक हैं, फिर भी आप आसानी से ये 8 + 5 13 मार्क्स लेके आ सकते हैं। इस बार हो सकता है कि ये 13 की जगह 15 चला जाए, 16 चला जाए, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में वही लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सो ये तो बात हो गई सेक्शनल कट ऑफ की। अगर हम इन चारों सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ ऐड करते हैं, 26.75, 13.75, 18 एंड 23.25, तो लगभग 82 मार्क्स आता है, 81.75 के अराउंड। और जो टोटल एग्रीगेट कट ऑफ था, मतलब इतने तो आपको लेके आने ही हैं, टोटल एग्रीगेट कट ऑफ जो रिटन का था वो था 150.21। सो अब मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, और अब आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वहां से आप ये एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो आपका जो फाइनल रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का जो कट ऑफ था वो 206.55 था। इसीलिए आपको ये नहीं टारगेट रखना है कि सिर्फ हमें कट ऑफ क्लियर करना है। आपके जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे रिटन में, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीट सिर्फ 16 है। सो किसी को मान लो रिटन में 150 आया, 150.21 था, तो किसी को 152 आया, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी को 182 आया, तो वो भी इंटरव्यू, दोनों स्टूडेंट जो होंगे इंटरव्यू लिखेंगे, लेकिन फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन में चांसेस किसके ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली 182 के। तो आप रिटन में कोई कसर ना छोड़ें, रिटन में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकें। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, सो आप इसको कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद ये देख लेते हैं कि अगर आप मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी क्या होगी, क्या फैसिलिटीज मिलेगी। सो आप यहाँ देखें, बेसिक पे जो है 23,700 है, और ये स्केल जो है 980, दैट मीन्स 980 के इंक्रीमेंट हर साल 7 इयर्स तक। फिर 30,560, ये बेसिक पे की बात हो रही है। इसके बाद इसमें डीए और बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होकर के ग्रॉस जो आपका है 48,330 के अप्रॉक्स मिलेगा। सो इस तरह से ये जाता है। फिर आफ्टर 7 इयर्स 1145 के आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं। ये दो होगा 32,850, देन 32,850 के उस समय फिर 1,310 का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, और ये फाइनली 42020 तक जाएगा। साथ ही साथ अभी जो प्रेजेंट पे स्केल की बात हो रही थी वो अंडर रिवीजन है, तो इसके बाद ये और बढ़ जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर डियरनेस अलाउंस, स्पेशल पे, स्पेशल डीए, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारे तो होते हैं आपकी सैलरी स्लिप पे। कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर एडिशनल इंक्रीमेंट्स फॉर पासिंग जेआईबी एंड सीआईबी। सो जेआईबी सीआईबी एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा। होता क्या है कि जब भी आप कोई भी बैंक ज्वाइन करते हो तो हर साल के बाद आपका बेसिक इतना बढ़ जाता है, या जो भी उस बैंक का रूल है।
लेकिन अगर आप जेआईबी क्लियर कर लेते हो, जेआईबी एक एग्जाम होता है, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको ये जो 7 इंक्रीमेंट 7 साल में मिलने वाले थे, तो ये एक इंक्रीमेंट पहले ही मिल जाता है और इससे बहुत फर्क फर्क पड़ता है आपके हर महीने की सैलरी पे। सो मान लो कि ईयर अप्रैल में आपने ज्वाइन किया एनएचबी, तो अब उसके बाद अप्रैल 2021 में आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा और वहां पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और फिर 2022 में फिर एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसी तरह एक साल के बाद इंक्रीमेंट मिलता रहेगा 7 सालों तक। लेकिन अगर आपने 2021 के जून में सीआईबी क्लियर कर लिया, तो या जब भी एग्जाम होता है, तो अब आपको जो ये रेगुलर इंक्रीमेंट मिल रही थी उसके अलावा एक और इंक्रीमेंट मिल जाएगी। सो ये जो सिक्स ईयर में आपको इंक्रीमेंट मिलता वो आपको यहीं पे मिल गया। तो ये 5 साल का आपका जो 5 साल में वो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो बढ़ जाता है। सो हम यही आप लोगों को सलाह देते हैं कि जैसे ही आप किसी बैंक को ज्वाइन करें, आपको फटाफट जेआईबी और सीआईबी ये दोनों कर लेना चाहिए। तो ये 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आपको मिल जाते हैं। ओके, ये सैलरी स्लिप पे जो आपको मिलता है, उसके अलावा एनएचबी में और कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक तो कि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको कभी भी रूरल पोस्टिंग नहीं होगी। जब भी होगी पोस्टिंग तो आपके बड़े शहरों में ही होगी। आपको क्या क्या मिलता है, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे आपको या तो अकोमोडेशन मिलेगा या लीज पे आप ले सकते हैं कोई भी हाउस। 30-35 हजार के लगभग का आप कोई भी घर ले सकते हैं, जो कि आप एक अच्छा हाउस आपको मिल जाता है इतने रेंट में। कन्वेंस अलाउंस में आपको, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो लगभग 60 लीटर पेट्रोल का जो भी अमाउंट होता है मार्केट रेट पे, वो अमाउंट मिलता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 70 to 150 लीटर। सो आप इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। मान लो 90 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है, तो 70 लीटर का 6,300 रुपीज आपको पर मंथ मिलता है, अगर आप ए ग्रेड में है। और ये ग्रेड के बेसिस पे 70 to 150 लीटर मिलता है। इसके अलावा सोडेक्सो पासेस मिलते हैं, मील कूपन्स। सो ये क्या होते हैं, जो आप लंच करते हो इसकी जगह पे वो सोडेक्सो कूपन्स दे देते हैं अगर आप खुद से अपना लंच लेके आते हैं। और ये आप जो डेजिग्नेटेड प्रोविजन स्टोर्स होते हैं वहां से आप इसको, तो आपको खरीदना ही होता है सामान। ये 5,500 रुपीज। सो ये भी आपका एक तरह से कैश ही हुआ, क्योंकि जो आप कैश दे के सामान खरीदते, अब वो ये सोडेक्सो कूपन देके आप वो सामान खरीद सकते हैं जो भी डेजिग्नेटेड शॉप्स होंगी आपके सिटी में। देन मेडिकल बेनिफिट्स, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो पूरा का पूरा खर्चा आपका ऑफिस एनएचबी बेयर करता है। फर्नीचर अलाउंस दिया जाता है। चिल्ड्रन एडुकेशन के लिए बच्चों की फीस और वो भी कुछ प्रोविजंस हैं। साथ ही साथ आपको जो लोन्स हैं, हाउसिंग लोन या कोई भी लोन लेना है, तो वो मार्केट रेट से काफी कम रेट पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए और छोटी छोटी कई सारी फैसिलिटीज हैं। सो ये बेनिफिट जो है ये बहुत बड़ी बेनिफिट है, क्योंकि आपको अपने सैलरी के अलावा ये सारी चीजें मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सैलरी से आपकी अच्छी सेविंग्स हो जाती है। क्योंकि मैं सिडबी में थी, तो सिडबी में भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर था। तो काफी अच्छा है। वर्क कल्चर भी कमर्शियल बैंक जैसा नहीं होगा, वर्क कल्चर भी यहाँ का काफी अच्छा होता है। सो कंफर्टेबल है, आप अपना काम करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, चूंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, आप एकदम से शाइन करेंगे, एकदम से दिखेगा आपका काम। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी भीड़ में खो जाएंगे। सो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपके लिए जो प्रमोशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे आप बहुत जल्दी उस लैडर में ऊपर जा सकते हैं। सो इसीलिए जो मेहनत है, कंपटीशन बहुत है, नंबर ऑफ पोस्ट्स कम है, लेकिन जो मेहनत लगने वाली है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो वर्थ है। क्योंकि उसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा है आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी को बदलने के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको अपनी तैयारी में मदद मिले। बात करें अगर हम जनरल अवेयरनेस की, तो स्टैटिक पोर्शन से 7 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स 20, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 13 एंड कंप्यूटर 10। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल थे, ज्यादातर इजी ही क्वेश्चंस थे। जैसे स्टैटिक में किसी पार्क के बारे में पूछा गया था, एनएचबी के बारे में कुछ था। करंट अफेयर्स में लेटेस्ट 3 मंथ्स के, अगर आप अवेयर हैं क्या चल रहा है, तो उससे ज्यादातर क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 13 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि लेटेस्ट अगर
आपको न्यूज़ पता है पिछले 3-4 महीनों में क्या हो रहा है, जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स आ रहे हैं उन न्यूज़ में, उसके बारे में आपको पता है, तो आप इज़िली ये 13 क्वेश्चंस कर सकते थे। सो 2 बातें हैं, क्या हो रहा है और कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या मतलब है। सो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफी इजी थे। शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा गया था, अंडू करना है तो आपको कौन कौन से कीज यूज करने पड़ेंगे, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ही थे। ओके, सो अब आते हैं हम क्वांट पे। क्वांट की अगर बात करें तो ज्यादा क्वेश्चंस डेटा से रिलेटेड थे, क्योंकि आपने देखा है कि 35 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हैं, टोटल 35 क्वेश्चंस थे, उसमें सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए क्वांट को इतना वेटेज दिया गया है, मतलब डेटा पे ज्यादा इनका ध्यान है। सो टेबुलर ग्राफ, एक टेबुलर ग्राफ था, हालांकि जो टेबुलर ग्राफ था वो फिर इजी था, उसको फिर सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू रीड था, और जो क्वेश्चंस भी पूछे गए थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। पाई चार्ट, केसलेट डीआई थी एक, जिसमें कि एक बस के बारे में डिस्टेंस और फेयर से रिलेटेड था, कि इतना डिस्टेंस है तो कितना फेयर लगेगा, इस तरह का कुछ था। सो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। बार ग्राफ एक था, डेटा सफिशिएंसी। सो ये 5 क्वेश्चन सब में थे, और 10 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस अरिथमेटिक क्वेश्चंस थे, जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, इन सब के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये हो गई क्वांट की बात। अगर आप क्वांट में अच्छे हैं तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस इजी हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप 60 में 50 प्लस 55 स्कोर कर ले जाते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में कहीं पे अगर उतना अच्छा स्कोर नहीं भी आता है तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 45 क्वेश्चंस में 3 पजल्स थे और 1 सिटिंग अरेंजमेंट। सो 45 में 20 क्वेश्चंस तो आपके यही हो गए। पजल्स वही जो आजकल आते हैं, जैसे बॉक्स पजल्स थे, आपका एक नॉर्मल 3 वेरिएंट पजल था, 3 वेरिएबल पजल था, इस तरह का था। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 रोज वाले पजल आए थे। एनालिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कोर्सेज ऑफ एक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस थे। इनपुट आउटपुट इजी था, 5 क्वेश्चंस। सिलॉग्स 3, कोडिंग डिकोडिंग 4, और मिसलेनियस 8 कॉमन सेंस रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, लाइक ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड ये सारे। सो ये आपका रीजनिंग का, यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस थे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एक आरसी था, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के बारे में, कि उससे रिलेटेड एक आरसी था, इजी था। 7 क्वेश्चंस आए थे उस आरसी से, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं था। डबल फिलर 5 क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चंस थे, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चंस थे। सो एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़ा सा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि थोड़ा सा वहां पे कुछ डिफिकल्ट थे, लेकिन बाकी सारे इजी क्वेश्चंस थे, इजीली अच्छे से किए जा सकते थे, तभी आपने देखा कि इसका सेक्शनल कट ऑफ भी हाई था। सो क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। तो आपको ये समझ के चलना है कि इस साल भी नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ही है, और अगर क्वेश्चंस इसी तरह के लेवल के आए तो आप देख लो 150 के अराउंड आपका रिटन का था, लेकिन यहाँ पे तो 200 मार्क्स का पेपर है। तो आपको ये करना है कि इस तरह का पेपर आया तो मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। जब वो आप टारगेट करोगे तब आपको जाकर के कहीं आप 90-95% तक पहुंचोगे, और तभी इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में आप चांस नहीं ले सकते, इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि रिटन में आप इतने मार्क्स ले आओ कि इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो भी मैं निकल तो जाऊं। सो ये चीज को आप ध्यान में रख के पूरी शिद्दत से इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, क्विकली वो भी देख लेते हैं। फीस, एप्लीकेशन फी कितनी है, तो एप्लीकेशन फी जो है 850 रुपीज है, और SC ST PWBD के लिए 175 है। सो और आपके जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो नोटिफिकेशन डिटेल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप बाकी डिटेल्स वहां पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आप वहां पे देखोगे पेज नंबर 14 पे, आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। ये सारा आप जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इसके बिना आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में वो एंट्री करने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है।
तो फ्रेंड्स, इसको एक बार देख लें, इस चीजों को अच्छी तरह समझ लें और फिर बार बार इस पे चर्चा ना करें। एक बार अच्छे से समझ लें कट ऑफ क्या था, एक जगह लिख के अपने टेबल साइड पे रख लें कि ये कट ऑफ है। जब भी आपको देखना हो, आपको रेडिली अवेलेबल हो कि अच्छा ये कट ऑफ था, ये पैटर्न है, इस सेक्शन के इतने क्वेश्चन आते हैं, आप एक पेज में या अपनी नोटबुक में या डायरी में एक पेज में शॉर्ट में ये सारी चीजें लिख के रख ले, क्योंकि तैयारी के समय बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और अच्छा, अब आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करें, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी, आप एक एनएचबी का मॉक टेस्ट लिखें। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, एक एनएचबी का मॉक टेस्ट लिखें। वही आपका पहला स्टेप है आपकी स्ट्रैटेजी बनाने का। सो आपको ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा? बिना एक भी रुपया खर्च किए ये मॉक टेस्ट आपको आई एग्जाम के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो वहां पे जाकर के आप एक मॉक टेस्ट लिख दें। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि आई एग्जाम के वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। आप उसको लिखें, वहां देख लें कि अब हम लोगों ने ऑलरेडी कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या था पिछले साल और मेरी क्या अभी पोजीशन है, एज ऑन डेट मैं कहाँ पे खड़ा हूं। और उसके हिसाब से अब आप देखें कि सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको आप पक्का कर लें। पता चला कि मेरा मुझे मैथ्स अच्छा तो लगता है, लेकिन जब मैं करता हूं तो 50 क्वेश्चन में मेरे 20 केयरलेस मिस्टेक हो जाते हैं। तो पहले उन चीजों को आप हटाएं। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम कट ऑफ सब में क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर किसी में नहीं हो रहा है तो एक आध हफ्ता आप पूरा, मान लो आपको लगता है इंग्लिश में आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो आप एक हफ्ता पूरा इंग्लिश पे लगा दें 80% टाइम, और उसको उस लेवल तक लेके जाएं। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आप एक मॉक टेस्ट आज लिख दें, उसके बाद भले आप एक महीने तक ना लिखें, उसके बाद एक महीने के बाद फिर आप रेगुलरली शुरू करें। उससे आपको अंदाजा लगेगा कहाँ क्या कमी है, कहाँ कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करें। अब आई एग्जाम भी किस तरह से आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। सो अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और जो आई एग्जाम भी का यूएसपी है वो है फैकल्टीज। आप देखेंगे कि आई एग्जाम बी में जितनी भी फैकल्टीज हैं उसमें ज्यादातर लोग बैंकिंग सेक्टर में काफी सालों तक काम कर चुके हैं। उन लोगों ने इस तरह के बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और नहीं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं। इस सेक्टर में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्विकली आप डिटेल देख सकते हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा। सो ये आरबीआई में सीजीएम रह चुके हैं, रीजनल डायरेक्टर सीजीएम आरबीआई एज रिटायर्ड हुए थे। एनएचबी में भी ये काम कर चुके हैं। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। देन मिस्टर सीपी जोशी, आरबीआई एक्स एजीएम आरबीआई। सो आरबीआई में ये रह चुके हैं, यस बैंक में रह चुके हैं। इन्होंने भी अपना करियर कमर्शियल बैंक से शुरू किया था। प्राची अग्रवाल, अगर आप देखोगे तो इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है फिनांस सेक्टर में। सो शी इज एन एमबीए फिनांस फ्रॉम बीमटेक नोएडा एंड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च। Mr. Karan Sardana, he has 12 plus years experience in teaching advanced maths. So he has taught thousands of government job exam aspirants and helped them with fundamental shortcuts, tricks, and time-saving techniques. Then Ms. Garima Srivastav, she also joined Bank of India as probationary officer, and approximately for 6 years she worked with Bank of India. Then Arunima Sinha, मैं ही हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपना करियर इंडियन ओवरसीज बैंक से शुरू किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड देन आई वर्कड विद सिडबी फॉर 10 years. सो बहुत अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड प्रिसाइज कंटेंट, वीडियो लेसन्स एवरी डे, 2 लाइव क्लासेस। हर दिन आपकी 2 लाइव क्लासेस होती हैं जो कि ये सारी फैकल्टीज आपकी क्लासेस लेती हैं। तो हर दिन आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ पूरा सिलेबस कवर्ड है हमारा, वीडियो, पीडीएफ, और साथ ही साथ थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से सिंसियरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, तो सवाल ही नहीं है कि आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है। सो लेट अस टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एनएचबी के प्रिपरेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।